नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नॉट फिल्म्स के इस नए एपिसोड में। आज दोस्तों हम चलते चलते बात कर रहे हैं, वी लॉगिंग स्टाइल में बात कर रहे हैं, बिकॉज़ आज जिस कैमरे के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सोनी ZV-E1, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक वी लॉगिंग सेटअप कैसे बेटर बनाया जाए उसके ऊपर काम करके ये कैमरा पूरा जो है वो डिज़ाइन हुआ है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए स्टूडियो में चलते हैं और इसके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है सोनी ZV-E1। पूरा लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। फुल्ली आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले हमें मिल जाती है इसके साथ। तो वीलॉगिंग या कोई भी कंटेंट, अगर आपको वीडियो शूटिंग करना है, कोई भी कंटेंट बनाना है, तो ये बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले जो है वो हमें दी गई है। लाइट वेट कंस्ट्रक्शन है और पूरा प्रीमियम प्लास्टिक के बेस पे बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन है। हमें इसमें 12 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर मिल जाता है, जो कि सोनी A7S III, FX3 और FX6 के साथ देखने को मिलता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 6 लाख, 3.5 लाख और 3 लाख के प्राइस रेंज में जो सोनी सेंसर प्रोवाइड करता है अपने कैमरों में, वो सेम सेंसर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। उसी के साथ बात करें कि क्या फ्रेम रेट मिलेगा शूटिंग के लिए, तो जब ये लॉन्च हुआ था दोस्तों, तो पहले 4K 60 FPS तक इसको कंस्ट्रेंट किया हुआ था और फुल एचडी में 120 FPS पे ही हम लोग शूट कर पाते थे। बट फिलहाल इसमें एक लाइसेंस इंस्टॉल करना रहता है, जो कि फ्री है बिल्कुल। आप सोनी की वेबसाइट पे से उसको ले सकते हैं। अपना सिर्फ सीरियल नंबर डालना है और वो लाइसेंस की आपको इसमें इंस्टॉल करनी है। तो ये कैमरा फ़िलहाल ये इंस्टॉलेशन के बाद 4K 120 FPS में शूट कर पाएगा और फुल एचडी की बात करें तो ये कैमरा 240 FPS में शूट कर पाएगा। मज़े की बात ये है दोस्तों कि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे कि 4K 25 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया या फिर फुल एचडी 200 FPS हो गया, तो ये सारे रिज़ॉल्यूशन में और सारे फ्रेम रेट में फुल विड्थ ये यूज़ करेगा अपने सेंसर की। कोई भी क्रॉपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं कि 12 मेगापिक्सल है, तो ये कैमरा किसके लिए बेटर रहेगा, तो ये वीडियो कंटेंट शूटर के लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालाँकि आप सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो इससे आराम से ले सकते हो। 12 मेगापिक्सल का जो रिज़ॉल्यूशन है वो सोशल मीडिया यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। हालाँकि आपको इसमें मैकेनिकल शटर नहीं मिलता, बट मैंने जितना भी ट्राई किया है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक शटर है वो काफ़ी अच्छा है। इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी मुझे बैंडिंग या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि अगर आपके लिए वीडियो प्रायोरिटी में रहता है और आपको स्टिल्स जो है वो सेकेंडरी में शूट करते हो, तो ये कैमरा आपके लिए परफेक्ट है। दूसरी बात करें कि आपको डे लाइट में तो कोई भी कैमरा है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे देगा, पर अगर आपको नाइट में शूट करना है, लो लाइट कंडीशंस में आप ज़्यादा शूट करते हो, तो ये कैमरा आपके लिए बढ़िया चॉइस रहेगा, क्योंकि 12 मेगापिक्सल होने की वजह से इसमें आपको लो लाइट सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। आपको नेटिवली ISO 80 टू ISO 1 लाख तक नेटिवली ये कैमरा जा सकता है, और अगर एक्सटेंडेड ISO की बात करूँ तो आप 4 लाख तक इसका ISO जो है वो यूज़ कर पाओगे। बात करूँ अगर एस-लॉग में शूट करने की, तो एस-लॉग में इसमें आपको ड्यूअल ड्यूअल बेस ISO मिल जाता है। तो सबसे पहला जो स्टॉप इसका रहेगा वो 640 ISO रहेगा, और अगर आप लो लाइट की बात करें तो जो दूसरा इसका सेकंड बेस ISO है वो 12800 में स्टार्ट होता है। तो अगर आपको 3000 से 12000 के बीच में, अगर 12800 के बीच में शूट करना है, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप 12800 में शूट करें, जिससे कि जो नॉइज़ है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि काफ़ी सारे ऐसे मिररलेस कैमरास हैं जिसको 12800 के आईएसओ पे अगर आप कोई शूट करोगे चीज़, तो काफ़ी नॉइज़ देखने को मिलेगा। तो इसका जो सेकंड बेस आईएसओ है वही 12800 है। तो पूरा क्लीन इमेज आपको 12800 आईएसओ में देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की। तो जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि काफ़ी लाइट वेट है
और प्रीमियम प्लास्टिक से बना हुआ है। मिनिमल पोर्ट्स और मिनिमल स्विचेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे टॉप के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे स्टिल, वीडियो और SNQ मोड में स्विच करने के लिए हमें एक बटन प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे कि हम इजीली ये तीनों मोड पे स्विच कर सकते हैं। उसी के साथ इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया हमें मिलेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेडली वीडियो वीलॉगिंग को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। और इसी के साथ हमें विंडस्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है, जिसको हमें यहाँ पे कोल्ड शू में स्वैप करके लगाना रहता है, जिससे कि हैवी विंड्स में भी आप आसानी से शूट कर पाओगे। आगे बात करें तो इसमें हमें टॉप के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग बटन और शटर बटन मिल जाएंगे। उसी के साथ हमें टेलीवाइड करने के लिए एक लीवर भी दिया हुआ है, जिससे कि अगर आप कोई पावर जूम लेंसेज यूज़ कर रहे हो या फिर आपको क्लियर जूम करना है, तो आप ब्लॉक लेंस में भी आराम से टेली और वाइड का ऑप्शन यहाँ से कर सकते हो। और ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, मैंने खुद यूज़ करके देखा हुआ है, बहुत स्मूथली ये टेली और वाइड जो है वो होता है। अभी बात करते हैं इसके साइड की, तो साइड में दोस्तों बहुत मिनिमल पोर्ट्स डिज़ाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसमें से सबसे पहले पोर्ट के बारे में बात करूँ तो हमें सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोफोन इनपुट मिल जाएगा, और दूसरा हमें USB-C टाइप कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इससे चार्जिंग भी कर सकते हो और डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। इसी के साथ हमें इसमें सिंगल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि है STHC कार्ड स्लॉट, जिसमें हम V60 और V90 कार्ड्स जो है वो इजीली यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद सबसे नीचे हमें माइक्रो HDMI पोर्ट मिल जाएगा और हेडफोन आउट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक वीडियो कैमरा में जितने भी नेसेसरी पोर्ट्स चाहिए वो सारे इसमें दिए हुए हैं। हालांकि फुल साइज HDMI, ये बॉडी जो छोटा है इस वजह से इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी दिया हुआ है वो बढ़िया है, क्योंकि ये स्मॉल पैकेज के अंदर जितना भर भर के दिया है वो मेरे हिसाब से सही है। उसके बाद बात करते हैं पीछे की साइड की, तो यहाँ पे मेनू बटन है, हमें एक डायल यहाँ पे मिल जाता है। फिर बाद में एक कस्टम बटन दिया हुआ है, एक फंक्शन बटन है, फिर एक रोटेटिंग स्क्रॉल व्हील हमें यहाँ पे मिल जाता है, और सबसे नीचे प्ले प्ले बटन है और डिलीट का बटन है। तो ये पूरा मिनिमल इसका जो है वो पूरा ओवरव्यू था कि कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है और किस हिसाब से बटन्स और डायल से उसको प्लेस किया हुआ है। अभी बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में। तो ये इसकी MRP जो है वो 2,14,000 है बॉडी ओनली, और फिलहाल जो है वो 1,90,000 के आसपास हमें ये मिल जाता है, 1,90,000 के आसपास। आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, आप अपने लोकल डीलर के पास से भी ले सकते हो। बट फिलहाल सोनी वालों ने इसमें एक ऑफर रखी है, जिसमें ये एक बैटरी चार्जर जो है वो इसका सेपरेटली हमें फ्री में देते हैं, और एक जो है वो हमें ये ब्लूटूथ हैंड ग्रिप जो है वो हमें दी जाती है। तो इसकी सोलली जो वैल्यूएशन है वो 10,000 के आसपास है। तो एक ये हो गया, एक इसका चार्जर हो गया, बैटरी चार्जर, और एक उसका जो सोनी का बैग है वो हमें इसमें साथ में अभी फ्रीबीज के तौर पे फिलहाल प्रमोशनल ऑफर के तौर पे हमें मिल रहा है। तो आप इस ऑफर का तुरंत लाभ ले सकते हो। मैं जो अमेज़ॉन की जो लिंक है वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड और एक्टिव स्टेबलाइजेशन से भी ज़्यादा बढ़िया इसमें स्टेबलाइजेशन जो है वो हम कर पाते हैं। और मोर और लेस विदाउट गिम्बल हम गिम्बल टाइप शूटिंग इससे कर पाते हैं। तो इसका एक डेमो जो है वो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि एक्चुअल डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन जो है वो कैसे वर्क करता है। ये पूरे वीडियो में हमने सिर्फ ये हैंड ग्रिप का यूज़ किया हुआ है, कैमरे को इस पे लगाया हुआ है, और इसके साथ ही हमने ये पूरा जो है वो शूट किया हुआ है। तो अभी दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने सिग्मा 16mm f1.4 जो है वो इस टेस्ट के लिए यूज़ किया था। तो एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप बोलोगे कि सिग्मा 16mm जो है वो APS-C का लेंस है, राइट? तो APS-C लेंसेज आप बिना क्रॉप के इसमें कैसे यूज़ कर पा रहे हो?
क्योंकि एपीएससी लेंस अगर हम लगाते हैं तो विनियट आएगा, पूरा पूरा सर्कल, डार्क सर्कल हमें दिखेगा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही एपीएससी सेंसर्स के लिए हुआ है और उसको हम ये फुल फ्रेम कैमरे में लगा रहे हैं। तो जभी भी दोस्तों ZV-E1 में आप स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन मोड पे शूट करोगे, तो आपको कोई भी क्रॉपिंग नहीं मिलेगा, आपको पूरा जो सेंसर विड्थ है वो यूज़ होगा और सेंसर का जो सेंसर शिफ्ट है या इसका जो IBIS है, वही वर्क करेगा, कोई डिजिटल स्टेबलाइजेशन अप्लाई नहीं होगा। बट जभी भी आप एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड पे शूट कर रहे हो, तो 1.2 का क्रॉप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कैमरा जो है वो डिजिटली अपनी इमेज को कंपनसेट करके स्टेबलाइज कर रहा है। उसके बाद अगर बात करूं कि डायनेमिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन, तो इस मोड में अगर आप शूट कर रहे हो तो आपको 30% तक क्रॉप देखने को मिलेगा। यानी अगर हम 16 mm से शूट कर रहे हैं तो तकरीबन 20 या 21 mm की फोकल लेंथ जो है उसका फील्ड ऑफ व्यू हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से अगर आप एपीएससी लेंसेस इसके साथ लगाते हो और उसमें भी डायनेमिक स्टेबलाइजेशन अगर आप ऑन करते हो, तो उससे क्या होगा कि 1.3 या तकरीबन 1.4 का क्रॉप आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि जो एपीएससी जितना सेंसर है उतनी ही साइज इस सेंसर की हो जाएगी, उतना ही फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा, जिससे जो पूरा जो विन्याट रहता है वो पूरा निकल जाएगा और हमें क्लीन इमेज देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी एक एडेड एडवांटेज है कि अगर आप डायनेमिक स्टेबलाइजेशन मोड पे ही कैमरे को यूज़ करने वाले हो इन फ्यूचर, तो आप एपीएससी लेंसेज भी इस कैमरे में लगा सकते हो और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, आपको भी मिल सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने 16 mm सिग्मा 1.4 यूज़ किया है, आप सोनी 11 mm जो कि काफ़ी बढ़िया प्राइस पे हमें मिल रहा है, तकरीबन 40,000 से लेके 43,000 में वो हमें मिल रहा है। तो वो लेंस भी अगर आप इसमें लगाते हो तो वो अल्टीमेटली आपको 14 से 15 mm की फोकल लेंथ मिल जाएगी और फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड रहेगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, अगर आपको और विड्थ चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड चाहिए, तो आप वो लेंस भी इसके साथ ट्राई कर सकते हो। तो अभी दोस्तों इसके दूसरे एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली इनके ZV सीरीज में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। जैसे कि अगर आप ZV-E10 भी ले ले, तो उसमें एक मोड दिया हुआ है, प्रोडक्ट शोकेस मोड। तो इस मोड में आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को आगे करना है और पूरा जो फोकस है वो इस पे आ जाएगा। जैसे कि अभी ये फोकस में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं दूसरे मिररलेस कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो इसमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी आइज़ पे ही सेटिंग्स रहेगा, तो ऑटो फोकस मेरी आइज़ को ही करता रहेगा ये कैमरा। तो अगर हम स्विच करते हैं इस कैमरे के साथ, तो आप देख सकते हो कि मैं अपना लेंस आगे कर रहा हूँ और जो फोकस है वो इस लेंस पे आ रहा है, ना कि मेरी आइज़ पे। दूसरी बार भी दिखाता हूँ। राइट, तो ये जो मोड है वो कंप्लीटली हमें सोनी ZV-E1 में ही मिलेगा और सोनी ZV-E10 में भी है। मतलब ये सोनी वालों ने ZV सीरीज जो है, जो कि कंटेंट क्रिएटर के लिए वो बनाते हैं, उसी में हमें ये मोड जो है वो मिलता है। अगर अगले फीचर के बारे में बताऊं दोस्तों, तो इसमें सिनेमैटिक वीलॉग सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर इसको ऑन करता हूं तो ऊपर और नीचे जो सिनेमा स्ट्राइप्स रहते हैं, वो लेटर बॉक्स इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा आ जाएगा। और उसी के साथ साथ हम क्रिएटिव लुक्स भी इसमें से डायल कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे क्रिएटिव लुक्स हमें बेक्ड इन यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आपको पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, या फिर अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। हालाँकि ये सारी चीज़ें हम पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हैं, तो प्रो फ़िल्म मेकर्स के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद अगर एक स्पेसिफिक फ़ीचर के बारे में बात करूँ, जो कि ZV-E1 में ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है ऑटो फ्रेमिंग सेटिंग्स। तो ऑटो फ्रेमिंग सेटिंग्स में दोस्तों, अगर आप सोल शूटर हो, आप सोलो शूटर हो और आप ट्राइपॉड में कैमरा रख के बोरिंग सी एक सिंपल फ्रेम शूट नहीं करना चाहते, आप थोड़ा डायनामिक एंगल शूट करना चाहते हो, तो अगर आप चलते चलते बात करोगे, यहाँ अगर मैं लेफ्ट और राइट में जाऊँगा, देखिए मैं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ कैमरा जो है वो पैन नहीं होगा, क्योंकि कैमरा जो है वो मैंने ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है।
तो अगर आप ऐसा कुछ फ़ील देना चाहते हो कि आप लेफ़्ट टू राइट थोड़ा-सा मूवमेंट करो और कैमरा आपको फ़ॉलो करे, तो ये इसमें पॉसिबल है। ऑटो फ़ोकस भी करेगा और रीफ्रेम भी करेगा और अपने हिसाब से हम इसमें डिफरेंट हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि कितना फ़ास्ट रीफ्रेमिंग आपको करना है, आपका मूवमेंट कैसा है उस हिसाब से हम इसको फ़ास्ट या स्लो कर सकते हैं और कितना पोर्शन रीफ्रेम करना है आपको, मतलब मिड करना है, हाई करना है, वो भी सेटिंग्स पूरा जो है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 3-4 ऑप्शंस जो मैंने लास्ट में आपको बताया जो कि ये ZV-E1 के मेन फीचर्स हैं जो कि इसी कैमरे के साथ सोनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। और एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इसका जो ऑटो फोकस है, वो इसके पिछले सारे कैमरा से पूरा एडवांस ऑटो फोकस सिस्टम हमें इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि A7R Mark 5 जो कैमरा है, उसमें जो AI चिप लगाई है ऑटो फोकस के लिए, वो सेम AI प्रोसेसिंग यूनिट इस कैमरे में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब से ये कैमरा मैंने परचेज़ किया हुआ है, हालाँकि 2 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा इस कैमरे को मैंने इतना यूटिलाइज़ भी नहीं किया है, बट एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी यूट्यूबर्स जो है वो उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि हीटिंग इश्यू इसका कैसा है? क्योंकि हीट डिसिपेशन के लिए इस कैमरे में कहीं पे भी फैन नहीं दिया हुआ है या कोई हीट सिंक जो है वो प्रोवाइड नहीं की हुई है। तो अल्टीमेटली बात वहीं पे आके रुकती है कि भाई कैमरा अच्छा है, फ्रेम रेट्स अच्छी है, रिज़ॉल्यूशन काफ़ी बढ़िया है, बट एक्चुअल सिनेरियो में ये कैसे काम करता है, हीटिंग ये हीट अप कितनी देर में हो जाता है। तो यही देखने के लिए हम एक आउटडोर टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलिए आउटडोर में चलते हैं। तो दोस्तों करीबन 4:30 बजे दोपहर को हमने ये हीटिंग का टेस्टिंग जो है वो ZV-E1 का किया था एंड आई मस्ट टेल यू कि हमने XAVC-I जो कि हाईएस्ट कोडेक है उसमें 4K 50 FPS पे सेटिंग्स जो है वीडियो का वो रखा था और उस पे हमने इसको कंडक्ट किया था इस टेस्ट को और तकरीबन 13 से 14 मिनट तक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुआ। इवन 64 GB का कार्ड हमने रखा हुआ था उसके लिए, तो उसमें ऐसा दिखा रहा था कि 64 GB में भी 15 मिनट मैक्स में तो कार्ड भी मतलब पूरा भर जाने वाला था। तो मेरे हिसाब से कुछ जो टेम्परेचर है हमारा इधर का आउटडोर टेम्परेचर वो अभी पूरा बादल छाए हुए हैं, मानसून सीजन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 33 डिग्री हमने नेट पे देखा था कि करंट जो टेम्परेचर था जब हमने टेस्ट कंडक्ट किया। मुझे जो फीचर्स है इसके वो काफ़ी यूज़फुल लगे और मेरी स्टाइल ऑफ वीडियो मेकिंग में ये काफ़ी इनकॉर्पोरेट होंगे। एज ए बी कैम और एज ए वी लॉगर किट मैं इसको यूज़ करूँगा अपने काम में और आगे जाके अगर मैं कुछ इसमें डिस्कवर करता हूँ या कोई अच्छी चीज़ इससे शूट करता हूँ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए हमारी चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।